हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एपिलेप्सी। पिछले क्लास में माइग्रेन देखे थे। आज हम लोग अब एपिलेप्सी के बारे में देखेंगे कि एपिलेप्सी क्या है और इसके कितने टाइप हैं, नेक्स्ट इसके क्या काउज हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। आवाज जा रही है क्या? कुछ यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है सर। हाँ, ठीक ठीक है, यस ओके। सर, आ रही है। तो अभी हम लोग एपिलेप्सी में देखते हैं कि एपिलेप्सी इज ए ब्रेन डिसऑर्डर, एक ब्रेन की बीमारी है एपिलेप्सी, कैरेक्टराइज्ड बाय द सीजर, रिपीटेड सीजर। ये पर्टिकुलर हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्रेन से रिलेटेड ही है एपिलेप्सी। तो एक डिसऑर्डर है और इसमें बार बार कहता है कि सीजर आता है, रिपीटेड सीजर। सीजर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि बिहेवियर, जिसको सीजर आता है उसका बिहेवियर चेंज कर जाता है ड्यू टू सडन चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या ब्रेन जनरेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ब्रेन क्या करता है, ऐसा होने का कारण है कि ब्रेन के अंदर अचानक कहता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत ज्यादा जनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से उसके जो बिहेवियर है उसमें अल्टरेशन आ जाता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है और डिस्टरबेंस ऑफ सेंसेशन एंड डिस्टरबेंस ऑफ द मूवमेंट। ये सारी बातें सीजर जो या एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, सीजर और एपिलेप्सी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों अलग अलग चीज हैं। एपिलेप्सी और सीजर, कन्वल्सन सब एक ही है, लेकिन सीजर कहता है कि एक टर्म्स यूज करते हैं जहां पर कि अल्टरेशन और बिहेवियर, सेंसेशन, ये जो हो रहा है उसको सीजर कहते हैं। हम लोग को पहले से पता है कि ब्रेन के राइट साइड का जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड ब्रेन का है जो राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। हम लोग जानते हैं पहले से। तो यहाँ भी कहता है कि अगर सीजर की बात करते हैं तो राइट साइड अगर ब्रेन के पार्ट में सीजर होता है तो लेफ्ट साइड के बॉडी पर उसका प्रभाव दिखता है, और लेफ्ट साइड के ब्रेन पर होता है तो राइट साइड के बॉडी के ऊपर उसका प्रभाव दिखता है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सीजर, इसमें जब भी सीजर को देखते हैं तो सीजर को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, एक फोकल सीजर और दूसरा होता है जनरलाइज सीजर। तो फोकल सीजर क्या है? फोकल सीजर में मतलब कि पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व, ब्रेन के किसी खास हिस्से में इन्वॉल्वमेंट होना, वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, जिसको कि फोकल का मतलब होता है पर्टिकुलर साइट। या एक ही साइड ब्रेन की बात करते हैं तो मान लो कि राइट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम है तो राइट हेमिस्फीयर की बात हो रही है कि फोकल है, राइट है। होल ब्रेन यहाँ पर नहीं हो रहा है इन्वॉल्व। लेकिन दूसरा कहता है कि जनरलाइज सीजर जो है, होल ब्रेन आर इन्वॉल्व, इसमें पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इसको दो पार्ट इसलिए कहते हैं कि एक खास पर्टिकुलर पार्ट पर इन्वॉल्वमेंट होना जिसको फोकल सीजर कहते हैं, और दूसरा होता है जनरलाइज जिसमें कि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसका जो असर होता है पूरे बॉडी पर दिखेगा, पर्टिकुलर नहीं दिखता है कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, पूरा होल बॉडी आर इन्वॉल्व, पूरे बॉडी पर। इसलिए कि जब भी हम लोग देखते हैं कभी सीजर जब होता है तो जो जनरलाइज सीजर हैं पूरे शरीर पर देखते हैं कि दोनों हाथ पैर सुन्न हो गया, या किसी को चलने में दिक्कत हो गया, स्टिफनेस हो गया, या फिर जर्की मूवमेंट्स जो हो रहा है, मतलब अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सब जगह हो रहा है, इसलिए कि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है। तो फोकल सीजर हम लोग के दो टाइप हैं इसके, फोकल सीजर और जनरलाइज सीजर। फोकल सीजर को पार्शियल सीजर भी कहते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप है। फोकल सीजर के दो टाइप हैं, एक है
कि सीजर विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। फोकल सीजर में एक होता है कि सीजर हो रहा है लेकिन कॉन्शस लेवल कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ये फोकल है, मतलब किसी खास हिस्से पर हो रहा है। और दूसरा कहता है कि डिस्टरबेंस ऑफ कॉन्शस लेवल या फिर लॉस ऑफ कॉन्शसनेस भी हो सकता है। सीजर भी हो रहा है प्लस लॉस ऑफ कॉन्शसनेस भी है, किसी ऐसे जगह ब्रेन का कोई ऐसा सेंटर है जहां पर उसको कॉन्शस लेवल को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो नेक्स्ट होता है जनरलाइज। ये फोकल सीजर के दो हुआ कि एक कॉन्शस के साथ हो सकता है सीजर, कॉन्शस है पेशेंट, और दूसरा है लॉस ऑफ कॉन्शसनेस के साथ सीजर आ सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर के बहुत टाइप्स हैं। पहला इसका होता है जिसको कहते हैं एब्सेंस सीजर, या इसका दूसरा नाम है पेटिट माल एपिलेप्सी भी कहते हैं। इसके दूसरा जो है टाइप है जो ग्रैंड माल एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है, जिसको टोनिक क्लोनिक सीजर भी कहते हैं। तीसरा जो इसके टाइप है टोनिक सीजर है, या टोनिक एपिलेप्सी भी कह सकते हैं। और चौथा है क्लोनिक, और पांचवा है मायोक्लोनिक। ये अलग अलग जो जनरलाइज सीजर है इसके टाइप है। पहला पेटिट माल, जिसको एब्सेंस सीजर भी कहते हैं। दूसरा जो ग्रैंड माल एपिलेप्सी है, या फिर इसको टोनिक क्लोनिक सीजर भी कहते हैं। तीसरा है टोनिक, चौथा क्लोनिक, और पांचवा मायोक्लोनिक, और छठा भी होता है एटोनिक। इसके जो टाइप है, इसके सिम्टम उसी बेस पर निर्भर करता है कि किसको क्या है, कौन से टाइप है और सिम्टम क्या आएगा, उसी पर निर्भर कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर सिम्टम की बात कर, सिम्टम नहीं, अभी हम लोग पहले काउज देख ले कि क्या कारण है सीजर होने का। तो पहला तो कहता है कि जेनेटिक भी हो सकता है, इनहेरिटेंट है, मतलब कि पेरेंट्स को अगर है तो बच्चे को होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन और नेक्स्ट काउजेस हैं कि ब्रेन से कोई प्रॉब्लम हुआ हो। मान लो कि कोई बच्चा है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो, अगर उसको जो ब्रेन का जितना डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से वो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। और तीसरा कहता है कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, जो नॉर्मल ब्रेन में स्ट्रक्चर होता है वो अगर उस तरह का नहीं है, या कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी है, दिख रहा है, बनावट में दिक्कत हुआ है, तो वो हो सकता है। चौथा बात है कि अगर कोई बच्चा अंडर एज हो, अंडर वेट हो, बहुत कमजोर है, बहुत जो होना चाहिए बर्थ के समय वेट 1.5 किलो या मतलब 2 किलो से 2.5 किलो के आसपास, अगर वो बहुत कम वेट का है तो ऐसे कंडीशन में कहता है कि हो सकता है। नेक्स्ट काउज है कि अगर बच्चा को लैक ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की कमी हुआ हो तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट काउज है कि अगर कोई ट्रॉमा हुआ है ड्यूरिंग बर्थ, ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के समय किसी तरह का इंजुरी हो गया, हेड इंजुरी हुआ हो, तो हो सकता है कि उसको सीजर आए। ब्रेन के अदर और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेड इंजुरी है, जनरल लोगों में, बड़े लोगों में भी अगर हेड इंजुरी होता है तो भी हो सकता है। हेड इंजुरी हम लोग रखते हैं उसको, कोई एक्सीडेंटल कारण से हुआ हो, कोई असल्ट की वजह से हुआ हो, या फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, गिरने की वजह से हेड इंजुरी हुआ हो, तो भी सीजर आ सकता है। इसके नेक्स्ट कॉज हो सकते हैं कि ब्रेन के अंदर हैमरेज की वजह से, कोई हैमरेज हुआ हो, जैसे कुछ लोग हैं ब्लड प्रेशर की वजह से किन्हीं लोगों में हैमरेज होता है, तो हैमरेज की वजह से, चाहे वो हैमरेज जिस तरह का, ट्रॉमेटिक हैमरेज भी हो सकता है ट्रॉमा की वजह से, या ब्लड प्रेशर की वजह से इंटरसेरेब्रल हैमरेज जो होता है, उसके इंटरवेंट्रिकुलर हैमरेज से भी आईवीएच भी हो सकता है, आईसीएच की वजह से भी हो सकता है, और सबड्यूरल हेमेटोमा की वजह से भी हो सकता है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा। ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट जो है हेमरेज के टाइप हैं। तो इतने सारे जो हेमरेज के टाइप हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर इस तरह का कोई भी एक कारण अगर होगा तो पॉसिबल है कि होगा। नेक्स्ट काउज हम लोग देखते हैं
कि ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्यूमर बना हो तो ट्यूमर की वजह से हो सकता है, चाहे वो ट्यूमर मैलिग्नेंट हो या फिर बेनाइन नेचर की हो, कोई भी हो, तो दोनों में से किसी तरह के ट्यूमर का बनना या फिर वो ट्यूमर कोलोमा हो, टीबी की वजह से जो ट्यूमर बना है उसकी वजह से भी हो सकता है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन का होना, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन का होना, अगर कभी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो सीजर होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हो सकता है इंसेफ्लाइटिस की वजह से हो सकता है, ब्रेन के अंदर ही सूजन हो गया हो, इसकी वजह से भी सीजर की पॉसिबिलिटी है। दूसरा कारण है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ब्रेन के अंदर पैरासिटिक इन्फेक्शन होना, जो हम लोग टेप वर्म पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़े भी हैं टेप वर्म में, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा की वजह से इसके जो लार्वा है ब्रेन में कभी लॉज कर जाता है। जब कोई उस कम्युनिटी के लोग, जैसे वीफ वर्म किसी खास लोगों में होता है और पोर को किसी खास लोगों में होते हैं, समुदाय में जो है, तो उन लोगों में अगर कहता है अनकुक्ड मीट, अगर वो कंटामिनेटेड मीट था और अनकुक्ड मीट या अंडर कुक मीट को अगर वो लोग खाता है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि ब्रेन के अंदर उसका लार्वा जाकर के डिपॉजिट हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि ब्रेन में ही हो, बॉडी के किसी हिस्से पर वो डिपॉजिट हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस में होता है कि ये ब्रेन पर भी जाकर ब्रेन के अंदर वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है और ये एपिलेप्सी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, कुछ ब्लड प्रेशर, शुगर के लेवल जो है डायबिटिक है, तो डायबिटिक की वजह से अगर हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, कोई ड्रग्स लेता है, काम कर रहे हैं, तो कोई अगर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेता है ब्लड शुगर को कम करने के लिए, तो इनकेस कभी डोज ज्यादा हो जाए या फिर दवा लेने के साथ साथ खाना नहीं खा रहा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी इस तरह की पॉसिबिलिटी है। और कुछ टॉक्सिक्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे विड्रॉवल सिम्टम अल्कोहल की वजह से भी होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज, लीवर फंक्शन, जो हम लोग लीवर की अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो भी हो सकता है, रीनल प्रॉब्लम में भी हो सकता है। टॉक्सिसिटी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि रीनल प्रॉब्लम में टॉक्सिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, तो कारण बन सकता है ये सब की वजह से कि किसी को सीजर आ सकता है। तो ये सब कारण है। टाइप हम लोग देखें और इसके कारण हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके सिम्टम पर, कि क्या सिम्टम आएगा अगर किसी को सीजर है तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कहता है कि टाइप क्या है, कौन सा सीजर है, उस पर निर्भर करता है कि ये किस फोकल सीजर्स हैं या फिर जनरलाइज सीजर हैं। कैसे हम लोग पहचानें कि फोकल सीजर का हिस्सा है या फिर जनरलाइज सीजर है। तो फोकल की हमने बात कहा कि फोकल सीजर जब भी होगा, एक कहता है कि सिंपल सीजर, जिसमें फोकल के दो पार्ट हमने बताए कि सिंपल और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल सीजर में है कि विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, सीजर कहीं आ रहा है तो बिना किसी तरह के लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, कोई लॉस ऑफ कॉन्शसनेस नहीं हुआ और किसी हिस्से पर बॉडी के आ रहे हैं, चाहे फेस पर हो, नेक पर हो, इस तरह के जब सिम्टम आ रहे हैं तो वो फोकल में कहता है कि सिंपल सीजर है, जिसमें कॉन्शस लेवल में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता। नेक्स्ट टिंगलिंग सेंसेशन के जरिए भी आ सकता है। उसमें कोई कह सकता है कि हमको देखे ना टिंगलिंग सेंसेशन, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग में टिंगलिंग सेंसेशन है, नंबनेस है, ये तरह का फीचर्स देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये फोकल है, मतलब ब्रेन के जिस हिस्से में कुछ प्रॉब्लम है और उसी का कंट्रोल बॉडी के जिस हिस्से पर है, इसके वजह से वो हो रहा है, फोकल उस पार्ट पर हो रहा है। इसलिए कि जहां पर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बॉडी का जो कंट्रोल है उस पार्ट से, उस हिस्से पर वो दिखाई देगा। और नेक्स्ट कहता है इसके जो दूसरे पार्ट हैं, जो सिम्टम आएगा
जो कॉम्प्लेक्स सीजर है, कॉम्प्लेक्स सीजर में होता है कि रिपीटेड मूवमेंट ऑफ द, मतलब बार बार किसी चीज के मूवमेंट को रिपीट करना, और ब्लैंक स्टेयर कहता है कि एकदम खाली हो जाना, आदमी सुन्न हो गया कुछ देर के लिए, एकदम शांत, कुछ नहीं बोल रहा है ना, और कोई खास तरह का मूवमेंट को बार बार रिपीट करना। तो ये फोकल के कॉम्प्लेक्स का फीचर्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जनरलाइज के फीचर्स, जो जनरलाइज के टाइप हैं एपिलेप्सी के, तो उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि जनरलाइज में एब्सेंस सीजर है, जिसको पिटिट माल एपिलेप्सी कहते हैं। तो पिटिट माल एपिलेप्सी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये यूजुअली चिल्ड्रंस लोगों में होता है, 5 से 15 साल के बच्चे लोगों में ये चीज दिखाई देता है। तो हम लोग अगर इस एज के लोग आते हैं तो हम लोग ऑलवेज माइंड में रखते हैं कि कहीं पिटिट माल तो है नहीं, होने का सीजर ग्रैंड माल भी हो सकता है, लेकिन बच्चे लोगों में जब बात कर रहे हैं कि पिटिट माल कॉमन है, तो हम लोग पिटिट माल एपिलेप्सी पर विचार करते हैं, पूछते हैं कि गार्जियन क्या करता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है कि बच्चा खेल रहा है और अचानक गिर जाता है, पीछे की ओर ऐसे देखता है, ऊपर आसमान में, स्टेयर इन द स्काई, आंख को पूरा ऐसे ऊपर की ओर करके देखता है, और फेल डाउन ऑन द अर्थ, और जमीन पर गिर पड़ता है फॉर फ्यू सेकेंड्स, मतलब 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, एंड रिगेन द कॉन्शियस, कहता है कि तुरंत कॉन्शियस को रिगेन कर लेता है और पेशेंट ठीक ठाक फिर वही खेलना शुरू करता है। लेकिन कहता है कि इनिशियली ये डायग्नोज नहीं हो पाता है, लेकिन गार्जियन जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं वो लोग देखते हैं कि बच्चा बार बार गिर रहा है, दिन भर में 3 बार या 4 बार, हो सकता है 2 बार ही हो रहा है, तो नोटिस कर लेते हैं कि गिरता क्यों है, और थोड़ी देर के लिए शांत रहता है फिर खेलता है। तो ऐसा जब, इसलिए कि कॉमन बच्चे में तो ऐसा सिम्टम होता नहीं है कि गिरना है, गिरेगा तो रो रहा होगा चाहे कुछ कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उस समय जब गिरता है, तो जब अटैक आता है फोकल सीजर, सॉरी एब्सेंट सीजर का, तो स्टेयर इन द स्काई, बच्चा आसमान की तरफ थोड़ा गर्दन टेढ़ा करके देखता है, एंड फेल डाउन। तो बार बार जब होता है तो गार्जियन नोटिस करता है कि कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम्स है, और ऐसा अगर सिम्टम कोई पेशेंट के अटेंडेंट देता है तो फीचर ऑफ द एब्सेंस सीजर, या फिर हम लोग उसको पिटिट माल एपिलेप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रैंड माल एपिलेप्सी की, जो कि हम लोग उसको टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं, और सबसे कॉमन सीजर है ये टोनिक क्लोनिक सीजर, सबसे कॉमन माना जाता है, यही सीजर सबसे ज्यादा होता है, जिसमें कि बॉडी के टोन भी बढ़ जाता है और जर्की मूवमेंट्स आता है। तो इसके सिम्टम है, सबसे पहला स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, सबसे पहला बॉडी को वो कड़ा कर लेता है, पूरा टाइट हो जाता है, अचानक चल रहा है बॉडी टाइट हो गया, जब वो सीजर कहता है एबनॉर्मल करंट जो है, इलेक्ट्रिकल करंट डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन से अचानक जो एक्सेस करंट जब निकलने लगा, तो उसके कारण क्या हुआ, सबसे पहले स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी में स्टिफनेस हो गया और पेशेंट गिर चुका है, एंड देन जर्की मूवमेंट्स, और उसके बाद देखते हैं कि होल बॉडी जर्की मूवमेंट्स, पूरा हाथ पैर को झटका दे रहा है, जर्की मूवमेंट। एंड थर्ड जो इसके स्टेज आते हैं वो है लॉस ऑफ सेंसेशन या ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल, बॉवेल के ऊपर और ब्लैडर के ऊपर इसका सेंसेशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों में यूरिन भी पास आउट हो सकता है, गिरने के बाद यूरिन भी ऑलवेज देखा जाता है कि यूरिन भी आता है, कुछ स्टूल भी पास कर ले सकता है, इसलिए कि कंट्रोल खो चुका है। नेक्स्ट होता है कि टंग बाइट, जब जर्की मूवमेंट इसी समय जब होता है तो टंग बाइट, जीभ दब गया हो किसी कारण से तो टंग बाइट की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर। अब ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहां से हो रहा था ब्रेन से, उस पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए होगा। वो कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है कि पेशेंट नॉर्मल हो जाए, या फिर कुछ घंटों तक, मतलब 1 आध घंटा 1.5 घंटा तक भी वो अनकॉन्शियस हो सकता है। तो ये जो सिम्टम है वेरी पर्सन टू पर्सन,
कोई जरूरी नहीं है कि हर लोगों में एक ही जैसा हो और सबको इतना देर, जो फेज है टोनिक क्लोनिक फेज तो बहुत लिमिट है कि कुछ मिनट के लिए होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन और जो लॉस ऑफ कॉन्शसनेस है वो उस करंट पर डिस्चार्ज कितना तेजी से, कितना सीवियर डिस्चार्ज था, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। ब्रेन ऑलवेज डिस्चार्ज द टीनी इम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कहता है कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है मतलब बहुत कम मात्रा में वो जनरेट करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं बहुत जनरेट करता है। और ये जरूरी है इसलिए कि मैसेज हमारे ब्रेन में नेटवर्क्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं उसके नेटवर्क्स हैं, और ट्रांसमिशन कम इलेक्ट्रिक जो टिनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसके जरिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज है पहुंचता रहता है। ब्रेन में मैसेज जाना, ब्रेन से मैसेज पेरिफेरल बॉडी पर आना, ये जरूरी चीज है और ये होता रहता है। लेकिन कहता है कि सीवियर अचानक किसी कारण से, या फिर कहते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन, तो अगर ब्रेन से ऐसा किसी कारण से होने लगा तो ये सीजर का कारण या एपिलेप्सी का कारण बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि टोनिक फेज, टोनिक क्लोनिक फेज देखें, और दूसरा कहता है टोनिक फेज। इसमें सिर्फ कहता है कि बॉडी कड़ा होता है, कोई जर्की मूवमेंट्स नहीं है, टोनिक फेज। दूसरा होता है क्लोनिक फेज, मतलब कि टोनिक सीजर भी हुआ, एक अलग है, टोनिक क्लोनिक एक अलग सीजर था, टोनिक सीजर अलग है, क्लोनिक सीजर जिसमें सिर्फ बॉडी के हिस्से पर जर्की मूवमेंट्स होता है, तो अलग अलग फेज हुआ। और नेक्स्ट है एटोनिक, मतलब कि सडन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो दिया, पेशेंट गिर गया और एकदम फ्लैसिड हो गया, मसल्स में किसी तरह का जान नहीं है, इसको कहते हैं एटोनिक फेज। मायोक्लोनिक सीजर मतलब बॉडी के मसल्स पर जर्की मूवमेंट या फ्लिकर मूवमेंट्स होना, मसल्स अचानक किसी जगह का हिलने लगना, तो ये भी मायोक्लोनिक सीजर है। तो ये सीजर के अलग अलग टाइप हैं और इसके अलग अलग सिम्टम हैं। तो आज हम लोग देखें कि एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी क्यों होता है। तो एपिलेप्सी क्यों होने का कारण हम लोग जान चुके हैं कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से होता है। और कहता है कि इसके जो टाइप हैं, इसके दो टाइप थे, पहला था फोकल सीजर जिसको, और दूसरा था जनरलाइज सीजर। फोकल सीजर के दो हैं, जो एक है सीजर विदाउट विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, और दूसरा है कि सीजर विथ लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। 10 मिनट है। हाँ, और नेक्स्ट का हम लोग जनरलाइज के भी देखें, एब्सेंस सीजर, पेटिट माल सीजर जो एक ही है, और ग्रैंड मैल एपिलेप्सी या टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी कहें, टोनिक कहें, क्लोनिक है, मायोक्लोनिक है, ये सब जो अलग अलग देखें और इसके कारण हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास, अभी कोई अगर क्वेश्चन हो किसी को तो पूछ सकता है।